हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट को। और ये बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के जो भी स्टूडेंट हैं जिनके सेमेस्टर सेकंड और सेकंड फोर्थ में ये जो सब्जेक्ट है तो ये उन्हीं के लिए क्लासेस प्रोवाइड की गई है। तो जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बीच में किसी भी चीज़ को स्किप मत करना, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सारे पॉइंट को वन बाय वन सही तरीके से बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ क्लासेस के एंड तक जरूर बने रहना। सो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले जो लेसन नंबर 1 है जहाँ से स्टार्ट होता है दैट इज़ शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं कि शेयर कैपिटल होता क्या है एक्चुअल में। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है इट मीन्स ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। मतलब कि इसका मतलब ये है कि आपके पास में एक पर्टिकुलर अमाउंट है मनी का सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर्स फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी। कि कंपनी के पर्पस को पूरा करने के लिए जो शेयर होल्डर होते हैं उनके द्वारा जो मनी को लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब किया गया है शेयर होल्डर के द्वारा, तो ये कहलाता है हमारा शेयर कैपिटल। इसके बारे में अभी हम डीपली भी डिस्कस करने वाले हैं। पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझना है कि शेयर कैपिटल एक्चुअल में होता क्या है। तो शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि कंपनी के उद्देश्यों को पूरा कंप्लीट करने के लिए जो कंपनी के अंदर जो मनी लगाया जाता है, पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा, तो उसी को बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। उसके बाद में है द कैपिटल शेयर इज कलेक्टेड बाय ए जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर इट्स बिजनेस ऑपरेशन। कि बिजनेस के ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए ये जो मनी है, ये जो कैपिटल है, ये कलेक्ट किया जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू। उसके बाद में है शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर फॉर अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ द कंपनी। जैसे कि अभी हमने बताया कि कंपनी के उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए, अब कंपनी का उद्देश्य क्या हो सकता है, मान लो कंपनी का जो भी काम है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का काम है, सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी का जो भी काम है एक्चुअल में, मतलब कि जिस उद्देश्य से कंपनी को स्टैंड किया गया है उन उद्देश्यों को कंप्लीट करने के लिए जब शेयर कैपिटल के थ्रू वहाँ पे पैसे को, मनी को इन्वेस्ट किया जाता है तो यही कहलाता है हमारा कैपिटल, और जिसको हम शेयर कैपिटल भी कहते हैं। उसके बाद में इससे क्या होता है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसका जिक्र भी किया जाता है। मतलब कि जो कंपनी का मेमोरेंडम होता है उसके अकॉर्डिंग ही इन सारी चीज़ों को सेटअप किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल लैंग्वेज में शेयर कैपिटल के एक्चुअल में मीनिंग। अब हम समझने वाले हैं इसको थोड़ा सा डीपली तरीके से। तो ये लेसन नंबर स्टार्ट का यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया गया है। तो वन बाय वन इन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे आज की इस क्लास में। तो एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि बीच में किसी चीज़ को स्किप करते हो तो कोई ना कोई सा जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि शेयर कैपिटल एक्चुअल में होता क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर इशू। कि शेयर जो होता है उसको इशू कैसे किया जाता है। मतलब कि जैसे कि हमने कह दिया कि शेयर होल्डर के द्वारा मनी को इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी के अंदर, लेकिन उसने इन्वेस्ट तो किया, लेकिन किया कैसे जाता है, उनका प्रोसेस किस तरीके से रहता है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बताया गया है द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट कॉल्ड शेयर। कि कंपनी के जो भी अमाउंट है, जो भी मनी है, कैपिटल है, उसको जब छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं हम शेयर्स। इफ ए कंपनी हैज टोटल कैपिटल, ऐसे एग्जांपल के लिए मान के चलो कि मान लो किसी भी कंपनी का जो एक्चुअल में टोटल कैपिटल है वो यहाँ पे गिवन किया गया है 50 लाख। उसके बाद में अगर इसी अमाउंट को हम डिवाइड कर देते हैं 50,000 के यूनिट में, मतलब कि 50 हज़ार को अगर हम 50 लाख में डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, द वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ ईच यूनिट शेयर विल बी 100 रुपीज़। तो हम क्या कहेंगे इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कि पर शेयर जो रुपये है वो 100 रुपये है। क्योंकि अगर हम 50,000 को, मतलब कि 50,000 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाएगा आपका 50 लाख। तो इस तरीके से अगर आपने सुना भी होगा न्यूज़ में कि वो जो कंपनी है उसका जो शेयर है वो 10 रुपये है, 20 रुपये है, 100 रुपये है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू यही बताया गया है कि किस तरीके से जो टोटल कैपिटल है उसको जितने टुकड़ों में, मतलब कि डिवाइड कर दिया जाता है, जितने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि पर यूनिट, मतलब कि जो शेयर का जो पर रुपीज़ है वो कितना है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया गया कि जो उसका पर शेयर रुपये है वो 100 रुपीज़ है।
उसके बाद में द कंपनी विल हैव शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ रुपीज ईच 100 ईच, कि इसका मतलब ये है कि जितने भी शेयर है उसको 100 रुपये पर शेयर में डिवाइड किया गया है। नो ट्रेडिंग कंसर्न कैन रन विदाउट कैपिटल, और कोई भी जो ट्रेडिंग है वो विदाउट कैपिटल तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअल में किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पैसा। तो विदाउट मनी के कुछ भी नहीं हो सकता। इस वजह से कंपनी का जो भी काम है वो कैपिटल के थ्रू ही कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद में द कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी नीड हैव टू शेयर कैपिटल नीड नॉट टू हैव शेयर कैपिटल। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कंपनीज होते हैं वो काफ़ी टाइप्स के रहते हैं, मतलब कि कुछ लिमिटेड रहते हैं, कुछ अनलिमिटेड रहते हैं, काफ़ी सारे इसके टाइप्स रहते हैं। तो इसी तरीके से हम शेयर कैपिटल को देखेंगे कि इनका नेचर किस तरीके से रहता है, मतलब कि कौन से कंपनी में शेयर कैपिटल का कैसा नेचर रहता है, किसी दूसरे में मान लो अनलिमिटेड में कैसा रहता है, लिमिटेड में कैसा रहता है। तो इसको हम आगे की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ पहले तो समझ में आ गया होगा कि शेयर कैपिटल एक्चुअल में है क्या। किसी भी चीज़ को कंफ्यूजन लेके नहीं चलना है आपको, वन बाय वन, जैसे कि मैं वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को समझा रही हूँ वैसे ही आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहीं पे भी मतलब कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ के और अपने डाउट को क्लियर कर लेना। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो क्लास है हमारे जस्ट अभी स्टार्ट ही हुई है, मतलब कि अभी हमने स्टार्ट ही किया है। आगे जाके आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं, तो यहीं पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आगे जाके काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। इस वजह से सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन कवर करते जाएंगे, मतलब कि सारी चीज़ को सही तरीके से प्रॉपर मैनर में समझते हुए आगे की तरफ चलना है। देन उसके बाद हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज बाय द इशू ऑफ शेयर, मतलब कि जो शेयर कैपिटल का जो अमाउंट रहता है वो शेयर को इशू करके ही मतलब कलेक्ट किया जाता है। मेंबर जो होते हैं वो लाइबल हो जाते हैं कि वो डिफरेंस कर सके रिड्यूस में और नॉमिनल वैल्यू में। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, मतलब इनका कॉन्सेप्ट क्या। अगर आपको पता होगा तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो अभी हम शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस करें तो वही कर लेते हैं। देन उसके बाद है काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब है कि जो शेयर कैपिटल होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कि कौन कौन से तरह के जो शेयर कैपिटल होते हैं किसी भी कंपनी में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है ऑथोराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। ये सारे इसके टाइप्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन सा कैपिटल, कौन सा शेयर किस तरह का रहता है, इनका नेचर क्या रहता है। तो उसके बाद जो हम समझने वाले हैं शेयर और स्टॉक में डिफरेंस, कि मतलब इनके बीच में किस तरीके से रहता है। तो सबसे पहले बताया गया पेड अप अमाउंट। जो शेयर होते हैं मे बी फुल्ली और पार्शली पेड अप। इसका मतलब ये है कि शेयर जो होते हैं वो कुछ शेयर ऐसे रहते हैं जो कि फुल्ली पेड अप रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीदा है तो आपको एट ए टाइम पूरा फुल पेमेंट करना पड़ेगा, इसका मतलब है फुल्ली। और पार्शली का मतलब ये है कि आपको ये सुविधा प्रदान किया जाएगा, ये फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी कि आप क्या कर सकते हो, शेयर के अमाउंट को, मनी को किस्तों के रूप में दे सकते हो। मान लो आपने स्टार्टिंग में मान लो 10,000 का आपने शेयर खरीद लिया, पहले आप 3,000 दे रहे हो, फिर 2,000 दे रहे हो, मतलब इस तरीके से आप 10,000 तो कंप्लीट करके दे रहे हो, लेकिन आप टुकड़ों में दे रहे हो, मतलब कि कुछ कुछ अमाउंट दे रहे हो, तो उसका मतलब है पार्शली। लेकिन अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जो होते हैं इज ऑलवेज फुल्ली पेड अप, लेकिन जो स्टॉक होते हैं वो हमेशा फुल्ली पेड अप होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदा है तो वहां पर आपको एट ए टाइम पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। आपको सुविधा ऐसा नहीं देंगे कि आप बाद में भी कर दो, मतलब कि आपको ऐसा कोई फैसिलिटीज़ नहीं देंगे कि आप जब चाहे दे देना, ऐसा नहीं है। आपको उसी टाइम पे पूरा पेड अप करना पड़ेगा। देन उसके बाद में अगर हम इशू के बेस पे दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो शेयर जो होते हैं मे बी इशू डायरेक्टली टू द पब्लिक आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कि इनकॉर्पोरेशन के बाद में अगर कंपनी चाहे तो उसको डायरेक्टली पब्लिक तक पहुंचा सकती है। पब्लिक कौन, जैसे हम हैं, हम नॉर्मल आदमी हैं, हमारी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी चाहे तो हमारे तक शेयर को पहुंचा सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर हम स्टॉक की बात करें, स्टॉक कैन नॉट बी इशू डायरेक्टली और जस्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, लेकिन जो स्टॉक है उसको डायरेक्टली हम पब्लिक तक इशू नहीं कर सकते इनकॉर्पोरेशन के बाद में। अगर हम ट्रांसफ़र के बेस पे देखें तो जो शेयर है कैन नॉट बी ट्रांसफ़र इन फ्रैक्शन। जो शेयर होते हैं उनको हम
फ्रैक्शन के तौर पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन बिकॉज ए शेयर इज़ नॉट डिविजिबल, क्योंकि जो शेयर होते हैं वो डिविजिबल नहीं रहते, मतलब उसको हम टुकड़ों में बांट नहीं सकते, लेकिन जो स्टॉक रहते हैं उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रैक्शन के तौर पर। उसके बाद में अगर हम नॉमिनल वैल्यू के तौर पर बात करें, मतलब इसके बेस पे अगर डिफरेंस देखें, तो शेयर ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन नॉमिनल वैल्यू के जो शेयर होते हैं उनका नॉमिनल वैल्यू इक्वल हो सकता है, लेकिन स्टॉक में भी डिविडेंड इनटू अनइक्वल नॉमिनल वैल्यू, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो स्टॉक है उसका जो डिविडेंड है वो उनके नॉमिनल वैल्यू के बराबर ना हो, मतलब अनइक्वल हो सकता है। उसके बाद में अगर हम नंबर के बेस पे देखें तो शेयर जो होते हैं आर ऑलवेज, मतलब कि नंबर के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जो स्टॉक है वो नंबर के फॉर्म में नहीं रहते। इसका मतलब ये है, जैसे अभी हमने एग्जांपल के तौर पर देखा कि जो हमारा शेयर है वो इतने लाख का है या इतने हज़ार का है, इतने रुपए का है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर के तौर पर काउंट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक को हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर हम रजिस्ट्रेशन के बेस पे देखें तो जो शेयर होते हैं ये हमेशा रजिस्टर्ड रहते हैं, क्योंकि आफ्टर रजिस्टर्ड ही उसको इशू किया जाता है पब्लिक के बीच में, लेकिन जो स्टॉक होते हैं वो रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं और अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। तो ये था इनके बीच में बेसिक सा डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर। अब टाइप्स ऑफ शेयर का मतलब ये है कि जो शेयर होते हैं उनके टाइप्स कितने, मतलब कितने प्रकार के किसी भी कंपनी में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग हम बात करें, जो कंपनी होते हैं उनके पास में दो तरह के शेयर पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट शेयर है प्रेफरेंस शेयर और जो सेकंड है दैट इज इक्विटी शेयर, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर भी हम इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? इक्विटी शेयर को कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में ऐसा इस तरीके से हम सजेस्ट करते हैं, इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये जो शेयर है ये ऐसे शेयर होते हैं, जैसे इसका नाम ही प्रेफरेंस है, मतलब कि स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे रहा है प्री, और प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो इस तरीके से अगर हम इक्विटी और हम प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर को प्री की तरफ माना जाता है। प्री का मतलब ये है कि इसको सारी फैसिलिटीज पहले मिलेगी। तो कैसे फैसिलिटीज मिलेगी वो देखो। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको इस तरीके के राइट्स मिलते हैं कि जब कंपनी के जो डिविडेंड को लोगों के बीच में बांटा जाएगा, मतलब जो डिविडेंड है उसका पेमेंट किया जाएगा, मतलब कंपनी के लाइफ के दौरान, मतलब कि जब कंपनी चल रही है तो उस टाइम पे जो भी लाभ होता है, जो भी डिविडेंड रहता है, उसको हम जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनके बीच में शेयर करते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर हैं उनके इन्वेस्टर को यहाँ पर प्री सुविधा मिलती है, मतलब कि जो भी डिविडेंड है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, देन बाद में जाके इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने लिया है प्रेफरेंस शेयर किसी भी कंपनी का और उसी कंपनी का मैंने लिया है इक्विटी शेयर। कंपनी जो है डिविडेंड को शेयर करिए, तो वो क्या करेगी, वो पहले मुझे नहीं देंगे, पहले आपको देंगे, मतलब कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो पहले आपको देंगे डिविडेंड, देन उसके बाद में जो भी अगर डिविडेंड बचता है तब जाके वो मुझे देंगे। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है डिविडेंड के तौर पर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसका सिंपली मीनिंग ये भी रहता है कि जो प्रेफरेंस शेयर है यहाँ पर डिविडेंड का एक तो राइट मिल जाता है कि इनको पहले से मिलेगा, फिक्स रेट पे मिलेगा। अगर डिविडेंड को पे किया जाता है तो वहाँ पर इनको डिविडेंड फिक्स रेट पे सबसे पहले मिलता है, चाहे कंपनी लॉस में ही क्यों ना जाए, लेकिन अगर डिविडेंड को दे रही है तो सबसे पहले इन्हीं को देगा। तो ये तो था शेयर कैपिटल के बारे में बेसिक सा डेफिनेशन। अब इसको क्लासीफाई किया जाता है, मतलब कि जो देखो जितने भी शेयर को हम डिस्कस करेंगे सब शेयर के काफ़ी सारे टाइप्स रहते हैं, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो। तो वन बाय वन हम इनको समझते जाएंगे, कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं रखना, वन बाय वन बिल्कुल सही तरीके से समझते जाएंगे। तो उसके बाद में जो प्रेफरेंस शेयर है उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, मतलब कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो ऐसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होते हैं इसको काफ़ी सारे तौर पर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कन्वर्ट जिस चीज़ को हम कर सकते हैं, मतलब कि जिस चीज़ को हम दूसरे किसी फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं तो उसको हम कहेंगे कि हम इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर का जो फर्स्ट टाइप रहता है कन्वर्ट के तौर पर, तो इसका जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ कन्वर्टेबल, मतलब कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके का होता है। उसके बाद में जो फर्स्ट है कन्वर्टेबल और जो सेकेंड है नॉन कन्वर्टेबल। इसका मतलब ये है जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर रहते हैं उसमें क्या होता है कि जो शेयर होल्डर है वो जब चाहे अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे शेयर में चेंज कर सकते हैं। मतलब कि मान लो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, आपने प्रेफरेंस शेयर को खरीदा है,
कुछ टाइम बाद आपका मन करता है कि मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर ना बन के मैं इक्विटी शेयर होल्डर बन जाऊँ, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास में ये राइट्स है कि आप उसको चेंज करवा सकते हो। और जो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं वहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं मिलती है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो आपको पूरे लाइफ टाइम उस कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही बनना पड़ेगा। अगर आप किसी और चीज़ का बनना चाहते हो लाइक इक्विटी शेयर होल्डर, तो आपको उसके लिए अलग से शेयर को परचेज करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने प्रेफरेंस शेयर को चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। उसके बाद में अगर हम रिडेम्पशन के बेस पे बात करें तो फर्स्ट होता है रिडीमेबल, सेकंड होता है ई रिडीमेबल। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको टाइप्स डिफाइन कर देती हूँ। उसके बाद में अगर हम डिविडेंड के तौर पर बात करें तो कुमुलेटिव होता है और नॉन कुमुलेटिव होता है। उसके बाद में अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो एक होता है पार्टिसिपेटिंग और सेकंड होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू जस्ट आप ये देखो कि कितने टाइप्स के रहते हैं। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये काफ़ी सारे टाइप्स के रहते हैं। ऐसा मत सोचना कि ये जो 8 टाइप के आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ 8 ही टाइप के होते हैं, ये काफ़ी सारे टाइप्स के रहते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। आपको इतना ज़्यादा ब्रीफली नहीं लेना है, इतना कम भी नहीं लेना, ब्रीफली भी नहीं लेना। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 8 टाइप के बताए गए हैं, तो आप इनको पहले 8 टाइप के जो भी बता रखे इनको सही तरीके से समझना है आपको। तो यहाँ पे जाके जितने भी 8 टाइप के आपने देख लिए, इसको चाहे तो आप नोट्स बना लेना, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और चाहो तो आप अगर ऐसा नहीं भी चाहते तो मैं टेलीग्राम पे इसकी PDF को शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी इसको देख लेना। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो के थ्रू, क्लासेस के थ्रू आपको बस समझ के चलना है। आप PDF इन सब की टेंशन मत लेना, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। देन उसके बाद तो हमने देख लिया कि कितने टाइप्स के रहते हैं। अब हम समझने वाले हैं इसका मीनिंग। तो जैसे कि सबसे पहले जो था हमारा कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, तो ये तो मैंने बता दिया था, बट दोबारा से एक बार मैं डिफाइन कर देती हूँ। तो कन्वर्टेबल का मतलब यही होता है कि आप जब चाहे अपने शेयर को दूसरे किसी शेयर में चेंज करवा सकते हो। ये टर्म जो कंडीशन है आपको एग्री करता है, मतलब कि आपको ये सुविधा मिलता है कि आप अपने शेयर को चेंज करवा सकते हो, किसी और दूसरे में परिवर्तित करवा सकते हो। जो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलता है। आप जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो आपको उसी के तरह से बन के रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो किसी दूसरे शेयर को मतलब दूसरे शेयर में चेंज करवाना, तो आपको वहाँ पे दूसरे शेयर को खरीदने पड़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है रिडीमेबल एंड ई रिडीमेबल। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं यहाँ पर ये ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा कंडीशन रहता है कि जब मैच्योरिटी डेट आती है उस टाइम पे जब कंपनी जो कैपिटल अमाउंट है उसको शेयर होल्डर का जब वापस करती है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, डिसकंटिन्यू द डिविडेंड पेमेंट। तो वहाँ पर जो डिविडेंड को जो पे करते हैं वहाँ पर वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। लेकिन जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, डज नॉट हैव एनी मैच्योरिटी डेट, कि वहाँ पर ऐसा कोई मैच्योरिटी डेट नहीं रहता है कि जिस टाइम पे आपके डिविडेंड को फिक्स कर दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या है, जो रिडीमेबल है यहाँ पर आपके डिविडेंड को फिक्स कर दिया जाता है, कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं रहता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के अंदर ये बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, मतलब कि जो शेयर होल्डर रहते हैं, उनको कंपनी में पार्टिसिपेट करने का एक राइट्स मिल जाता है। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे कि कंपनी में जब जब कोई भी मीटिंग, कोई भी सभा वहाँ पे होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इन शेयर होल्डर को इन्वाइट किया जाता है कि वो आएंगे, अगर उनका मन है तो वो वहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी उनका डिसीजन मेकिंग का है उसमें अपने रोल को प्ले कर सकते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग, वहाँ पर जो मेंबर है उनको पार्टिसिपेट करने का जो राइट है नहीं दिया जाता है। मतलब कि उनको बस इतना मिलता है कि उन्होंने कंपनी के शेयर को खरीद लिया, उनको प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, लेकिन पार्टिसिपेट करने का ऐसा कोई राइट्स उनको नहीं मिलता है। देन उसके बाद जो है कुमुलेटिव एंड नॉन कुमुलेटिव। जो कुमुलेटिव शेयर्स है इस वाले शेयर के अंदर ऐसा होता है कि द डिविडेंड आर अक्यूमुलेटेड। जो डिविडेंड होते हैं वो अक्यूमुलेटेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि जो कंपनी है वो डिविडेंड को जब पे करेगी अपने शेयर होल्डर को, तो वहाँ पर इस चीज़ को प्रेफर किया जाता है कि वो क्या करेंगे, उस टाइम पे जो डिविडेंड है उसको पहले इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। मतलब कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है पहले उनको डिविडेंड को पे किया जाएगा, देन उसके बाद अगर डिविडेंड बचता है तभी जाके वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। लेकिन अगर नॉन क्युमुलेटिव की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो डिविडेंड है वो अगर करंट ईयर में अगर नहीं पे किया गया तो वहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है एक तरीके से
उनका जो डिविडेंड है वो लॉस्ट हो जाता है, मतलब कि उनको नुकसान हो जाता है यहाँ पर। तो दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि अगर हम कुमुलेटिव शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो डिविडेंड है, वैसे तो मैंने अभी तक की क्लास में आपको ये बताया, जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलता है और एक्चुअल में भी ऐसा ही मिलता है। लेकिन जो कुमुलेटिव शेयर्स होते हैं, मतलब कि अगर आप शेयर को खरीदोगे, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर को खरीदते हैं और वो कुमुलेटिव शेयर के अंडर आ जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो डिविडेंड है वो पहले इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, बाद में जाके दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लेकिन अगर नॉन कुमुलेटिव की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो डिविडेंड है अगर करंट ईयर में आपको मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज आपका जो डिविडेंड रहता है वो लॉस हो जाता है, वो उस साल फिर नहीं मिलता है। उसके बाद है शेयर विद कोलेबल ऑप्शन। यहाँ पर क्या ऑप्शन मिलता है, मतलब कि ये जो राइट्स मिलता है कि कंपनी हैज़ अ राइट टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन बिटवीन। यहाँ पर क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है यहाँ पर इनको राइट्स मिल जाता है अपने शेयर्स को रिडीम करने का, मतलब कि अगर वो चाहे तो एट प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं, मतलब कि जो शेयर होते हैं उसके एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे रिडीम कर सकते हैं। और साथ ही एक दूसरा राइट भी ये मिलता है, द कंपनी विल एक्सरसाइज सच ऑप्शन इफ रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज फॉलिंग इन द मार्केट, कि यहाँ पर एक ये भी फायदा मिल जाता है कि अगर मार्केट में हमारे डिविडेंड फॉल हो रहा है, मतलब उसमें कमी हो रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहाँ पर इस तरीके के एक्सरसाइज मिल जाते हैं, मतलब ये सारे जो ऑप्शन है उनको प्रोवाइड होता है। तो ये थे कुछ टाइप्स को जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अब है इक्विटी शेयर्स की बारी, मतलब कि अभी तक हमने डिस्कस कर रहे थे प्रेफरेंस शेयर के बारे में, तो आई थिंक आपको जाके अब सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शेयर है दैट इज इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर भी टू टाइप्स के रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 43 के अंडर कि जो इक्विटी शेयर है ये इशू किया जाता है लिमिटेड कंपनी के द्वारा पब्लिक के बीच में, मतलब कि कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर को इक्विटी शेयर के रूप में अगर पब्लिक तक उसको पहुंचाती है तो वो कहलाता है हमारा सेक्शन 43 के अंडर इक्विटी शेयर। और इसके अंदर एक दूसरा टाइप भी आता है दैट इज स्वीट इक्विटी शेयर, तो इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं इक्विटी शेयर के बारे में। तो इक्विटी शेयर ऐसे शेयर है जहां पर जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर के जैसा अधिकार नहीं मिलता है, मतलब कि जो भी हम डिविडेंड को पे कर रहे हैं, जो भी हम कैपिटल को प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल को लेते हैं, देते हैं, रिफंड करते हैं, तो वहां पर जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको प्री राइट नहीं मिलता है। मतलब कि अगर कोई भी डिविडेंड को पे किया जाएगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, देन बचने के बाद अगर डिविडेंड बच जाता है देन उसके बाद ही जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें इनके फायदे की तो इक्विटी शेयर होल्डर को ही कंपनी का मेन मालिक माना जाता है। अब इसको अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको अपने एसेट्स में क्लेम करने का ऑप्शन मिल जाता है कि लास्ट में जाके, जैसे कि कंपनी के बीच में जब साल के एंड में हम देखते हैं कि कंपनी सरप्लस में है कि लॉस में है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो इस तरीके के जो होल्डर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो वहाँ पर इनको सरप्लस मिलता है। मतलब कि जैसे कि मान लो कंपनी के साल के एंड में डिविडेंड को बांटा जाता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, पहले इक्विटी को नहीं दिया जाएगा, पहले दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उनको देने के बाद जो बच जाएगा वो तो मिलेगा इक्विटी वाले को। लेकिन अगर कंपनी फायदे में जाती है, मतलब कि सरप्लस में जाती है, तो वहाँ पर जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको ये बेनिफिट मिलता है कि इनको अपने डिविडेंड से भी ज़्यादा अमाउंट का जो प्रॉफिट है वो मिल जाता है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको ऐसा नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने प्रेफरेंस वाले को तो दे दिया जो भी डिविडेंड बनता है, उसके बाद में अगर डिविडेंड काफ़ी बड़े अमाउंट में है, काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो मिलता है। लेकिन अगर कंपनी लॉस में चली जाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को ही ज़्यादा लॉस होता है। मतलब कि दोनों तरीके से जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, ज़्यादा लॉस भी होता है। तो इस तरीके से जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको ये वोटिंग का राइट्स भी मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंपनी का जो मेन मालिक एक तरीके से हम मानते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही माना जाता है। उनको वोटिंग का अधिकार रहता है, वो कंपनी के काम में जो भी ऑपरेशनिंग का काम है, फंक्शनिंग का काम है, उसमें भागदौड़ करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर के अलग अधिकार, अलग राइट्स होते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनके अपने अलग राइट्स होते हैं, अलग अधिकार होते हैं। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं इशू ऑफ स्वीट इक्विटी
शेयर। तो जैसे जिस तरीके से हमने देखा कि इक्विटी शेयर क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे स्वीट इक्विटी शेयर क्या है। तो दोनों आपको लगेगा कि सेम ही है, ये भी इक्विटी शेयर है, लेकिन ये इक्विटी शेयर का ही एक दूसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्वीट इक्विटी शेयर। तो ये जो शेयर है ये कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर्स को और अपने डायरेक्टर्स को। इसका मतलब ये है जैसे कि आप देखो अपनी फैमिलीज़ में कि हम ज़्यादा प्रेफर अपने फैमिली को करते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को। तो वहाँ पर क्या होता है, हम उनके साथ हम चाहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को बांटें तो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बांटेंगे। तो सेम उसी तरीके से जो कुछ कंपनी ऐसे रहते हैं जो कि अपने शेयर को पब्लिक के बीच में इशू ना करके अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, अपने ऑफिसर्स को देते हैं, अपने डायरेक्टर्स को देते हैं, साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज़ के रिलेटिव्स को देते हैं। कहने का मतलब ये अपने करीबी आदमी को देते हैं, वो पब्लिक में अपने शेयर को इशू नहीं करते हैं। तो साथ ही जब अब वो अपने एम्प्लॉय को, अपने ऑफिसर्स को, इस तरीके के डायरेक्टर्स को जब ये स्वीट इक्विटी शेयर प्रोवाइड करते हैं, इशू करते हैं, तो वहाँ पर उनको एक बेनिफिट और दिया जाता है। क्या दिया जाता है, उनको शेयर या तो डिस्काउंट पे देंगे, मतलब कि कम रेट पे देंगे उनके एक्चुअल वैल्यू से, या ऐसा हो सकता है कि उनको काफ़ी सारे अलग राइट्स प्रोवाइड किया जाए। तो ये होता है हमारा स्वीट इक्विटी शेयर, और इसको हम 2 उसके सब सेक्शन 88 के अंदर माना जाता है कि जो स्वीट इक्विटी शेयर है वहाँ पर ये जो इशू किया जाएगा कंपनी को या उनके डायरेक्टर्स को, उनको डिस्काउंट पे किया जाएगा, और डिस्काउंट पे देने के साथ ही साथ उनको काफ़ी अलग तरीके के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, काफ़ी सारे राइट्स देते हैं। तो ये है हमारा स्वीट इक्विटी शेयर। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जो इक्विटी शेयर है, ओनली इक्विटी शेयर, वो तो पब्लिक के बीच में शेयर किया जाएगा, लेकिन अगर बात करेंगे स्वीट इक्विटी शेयर की तो ये कंपनी के करीबी व्यक्तियों को दिया जाता है, ये पब्लिक के बीच में इशू नहीं किया जाता है। देन उसके बाद हम डिस्कस करने वाले कुछ कंडीशन के बारे में, मतलब कि स्वीट इक्विटी शेयर के कुछ कंडीशन है कि ये जो शेयर जब इशू किया जाता है तो ये ऑथोराइज किया जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन के अंडर, जो कि पास किया जाता है कंपनी की जनरल मीटिंग के द्वारा। इसका मतलब ये है कि जब कंपनी, कोई भी कंपनी अगर चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी से स्वीट इक्विटी शेयर को इशू करेंगे अपने करीबी आदमी को, तो वहाँ पर ये चीज़ को जनरल मीटिंग के द्वारा फिक्स किया जाता है। जब लोग मीटिंग के द्वारा इस चीज़ को फिक्स कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं डिसीजन के द्वारा, तब इसको पास किया जाता है। देन उसके बाद ये जो शेयर है इसको इशू किया जाता है। तो इसका फर्स्ट कंडीशन है। देन उसके बाद है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर करंट मार्केट प्राइस पे मतलब कि दिया जाता है। साथ ही साथ उसके बाद में भी विद द क्लास ऑफ एम्प्लॉय, ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर जो स्वीट इक्विटी शेयर को लेना चाहते हैं उनको इशू किया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ अलग ये देखा जाता है कि अगर कोई स्वीट इक्विटी शेयर को इशू करता है तो वो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, जो कि सेबी के गाइडलाइंस के द्वारा एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है तो वहाँ पर वो जो गाइडलाइंस रहता है वो उनके प्री सब्सक्राइब के अकॉर्डिंग रहता है। मतलब कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है और वो स्वीट इक्विटी शेयर को जारी करना चाहती है, इशू करना चाहती है, तो वो सेबी के गाइडलाइन के अंडर आ जाते हैं। देन उसके बाद है कि स्वीट इक्विटी शेयर मस्ट ऑफ ए क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी, कि ये जो शेयर है कि कुछ टाइम में या कुछ कंडीशन में ऐसे रहते हैं कुछ क्लासेस के अंडर जहां पर ये कंपनी के द्वारा ही इशू किया जाता है। उसके बाद में ये थे हमारे कुछ कंडीशन जो कि हमारे स्वीट इक्विटी शेयर से रिलेटेड थे। देन उसके बाद रूल 8 ऑफ कंपनीज रूल 2014 के अंडर हम बात करें, शेयर और डिबेंचर की बात करें, तो ये जो प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा, शैल नॉट इश्यू स्वीट इक्विटी शेयर मोर देन 15% ऑफ द एक्सटेंड पेड अप कैपिटल इन ए ईयर। इसका मतलब ये है कि एक साल के अंदर जो कैपिटल को पेड अप माना जाता है उसका 15% से ज़्यादा जो इशू शेयर के अंडर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के तरह समझाऊँ तो स्वीट इक्विटी शेयर को जब इशू किया जाएगा तो किया जाएगा, ठीक है, ओके, लेकिन जो हमारा रूल नंबर 8 है कंपनीज एक्ट के अंडर 2014 के अंडर, तो वहाँ पर ये माना जाता है कि एक साल के अंदर जो पेड अप कैपिटल है उसके 15% से ज़्यादा हम स्वीट इक्विटी शेयर को शेयर नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो इस जो स्वीट इक्विटी शेयर है उसको किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लिया जाता है, तो सबसे पहले ये बताया गया यहाँ पर, जैसे कि आपको कुछ एंट्रीज दिखाई दे रही है, तो आपने 12th तक तो इस तरीके के एंट्रीज को किया ही होगा जनरल एंट्रीज में, जहाँ पे आपने डेबिट क्रेडिट इस तरीके को सीखा होगा। तो यहाँ पर ये हम देखेंगे कि स्वीट इक्विटी शेयर को किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर देखा जाता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है, इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर एट
डायरेक्टर एट डिस्काउंट, कि अगर इस वाले शेयर को डायरेक्टर्स के बीच में इशू किया जाएगा डिस्काउंट रेट पे। डिस्काउंट रेट ये होता है, पहले तो ये समझ लो डिस्काउंट रेट क्या है। मान लो किसी शेयर का जो एक्चुअल प्राइस है 15 रुपीज़ है पर शेयर, अगर उस 15 रुपीज़ वाले शेयर को अगर स्वीट इक्विटी शेयर के अंडर अगर उसको हम 10 रुपीज़ के पर शेयर पे अगर हम उसको इशू कर देते हैं अपने करीबी लोगों के बीच में, मतलब कि जिनको हम स्वीट इक्विटी शेयर इशू करते हैं, तो वो कहलाता है डिस्काउंट। मतलब कि 15 रुपये वाले को अगर आप 10 रुपये में प्रोवाइड करते हो अपने करीबी लोगों को, तो वो हो जाता है हमारा डिस्काउंट के अंडर। तो अगर स्वीट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है तो वहाँ पर ये जनरल एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर इस जो अमाउंट है वो लिखा जाएगा जो कि आपको कैश में रिसीव होगा। देन उसके बाद में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट भी डेबिट होगा विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कि डिस्काउंट कितने का मिला है। उसके बाद में टू इक्विटी शेयर यहाँ पे अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा कि जितने अमाउंट का हमारा स्वीट इक्विटी शेयर है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो 15 रुपीज़ का स्वीट इक्विटी शेयर है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 15 रुपीज़ को, बैंक अकाउंट में लिखेंगे 10 रुपीज़ को, और डिस्काउंट वाले कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे हम, डिस्काउंट वाले में लिखेंगे 5 रुपीज़ का, क्योंकि हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया, 5 रुपये का, कि 15 वाले शेयर को हमने 10 में दिया है। इट मीन्स हमारा जो डिस्काउंट है वो 5 रुपीज़ है। तो यहाँ पर डेबिट में 10 रुपीज़ आएगा, यहाँ पे 5 रुपीज़ आएगा, और क्रेडिट में जाएगा यहाँ पे 15 रुपीज़। तो ये था हमारा जब हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है, इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर फॉर टेक्निकल नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि यहाँ पर ये देखेंगे कि टेक्निकल रूप से जब हम जिनको जैसे नो किस तरीके से जानते हैं वहाँ पर किस तरीके से किया जाएगा, तो यहाँ पर भी इस तरीके से है टेक्निकल नो हाउ, और ये डेबिट हो जाएगा, और इसके डेबिट में ये होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में जाएगा टू इक्विटी शेयर। उसके बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में डिफरेंस। तो अभी तक की क्लास में हमने बार बार इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों के बीच में डिस्कस कर लिया है कि इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है। तो मतलब कि जितना क्लास अभी तक हमने किया है तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा सिंपल तरीके से कि इक्विटी शेयर क्या है, स्वीट इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है। तो ये तीन चीज़ आपको अभी तक मैंने समझाया, तो आपको सही तरीके से क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में डिफरेंस, कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम किसके बेस पे पढ़ने वाले हैं, राइट टू क्लेम डिविडेंड, कि पहले हम इसके बेस पे डिफरेंस करने वाले हैं कि डिविडेंड जो है, हमारा जो लाभ जो है उसको क्लेम करने का अधिकार किसको किस तरीके से होगा, कि मतलब कि डिविडेंड का नेचर यहाँ पर किस तरीके से रहेगा दोनों अलग अलग शेयर के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। तो यहाँ पर इनको राइट मिलता है डिविडेंड को सबसे पहले लेने का, मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में दिया जाएगा, पहले दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। आप माइंड में इस तरीके से भी याद रख सकते हो, प्री का मतलब जैसे प्रेफरेंस तो पहले क्या आ रहा है, प्री आ रहा है, तो इनको प्री मिलेगा मतलब पहले मिलेगा। देन इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसा राइट नहीं मिलता है, उनको बाद में मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया जाएगा। देन उसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको जितना भी लाभ बच जाता है वो मिलता है, अगर इन केस लॉस हो जाता है तो उनको नहीं भी मिलता, मतलब दोनों तरीके का कंडीशन यहाँ पे पाया जाता है। देन उसके बाद है रेट ऑफ डिविडेंड। पहले तो हमने ये देख लिया कि डिविडेंड किसको मिलेगा, अब हम पढ़ने वाले हैं रेट, जो कि डिविडेंड का जो रेट है उसके बेस पे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इनको प्री डिटरमाइन किया जाता है डिविडेंड को रेट पे, मतलब कि इनको फिक्स कर दिया जाता है कि इस टाइम पे आपको इतना डिविडेंड मिलेगा, इस रेट से मिलेगा। रेट ऑफ डिविडेंड में वेरी ईयर आफ्टर ईयर, मतलब कि जो रेट है ये वेरी ईयर आफ्टर ईयर हो सकता है, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे पाया जाता है। लेकिन जो रेट है वो डिपेंड करता है हमारे एबिलिटी के ऊपर कि डिविडेंड का प्रॉफिट कितना है। एक्चुअल में तो उनको फिक्स कर दिया जाता है, बट थोड़ा सा अगर हम टर्म एंड कंडीशन इनके पॉलिसी के अंदर हम थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये भी माना जाता है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो उनका डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर कि उनका जो डिविडेंड है वो एक्चुअल में है कितना। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एरर ऑफ डिविडेंड के मतलब बेस पे, कि एरर ऑफ डिविडेंड के बेस पे अगर हम पढ़ेंगे तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको ये अधिकार मिलता है कि इन केस अगर डिविडेंड में कोई भी हेरा फेरी है, कोई भी एरर है, तो वो उनको जांच कर सकते हैं। लेकिन जांच करने का अधिकार तभी रहेगा जबकि उनको आर्टिकल के अंदर इस तरीके के राइट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो नॉन कम्युलेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जो एरर ऑफ डिविडेंड है इसका अधिकार मिलता है
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको यह अधिकार नहीं मिलता है कि वो एरर ऑफ डिविडेंड के बेस पे मतलब उनके बारे में कोई भी क्वेश्चन करें। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मतलब डिफरेंस करने का जो नेक्स्ट बेस है, राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट। तो ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको ये अधिकार नहीं मिलता है कि वो कंपनी के बीच में आगे पार्टिसिपेट करे। हाँ, कुछ शेयर होल्डर कुछ प्रेफरेंस शेयर अलग से ऐसे हो सकते हैं, मान लो कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करें तो उनको ये अधिकार मिलता है। लेकिन अगर हम बेसिक सा बात करें दोनों के बीच में, अगर हम उनके टाइप्स के अंदर ना जाए, नॉर्मल सा सिंपल सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करें तो वहां पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको ऐसा अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको यह अधिकार मिलता है कि वो कंपनी के काम क्रिया में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, देख पाएंगे कंपनी का मैनेजरियल फंक्शन किस तरीके से है, सारे मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। मतलब ऑल ओवर क्या है, तो पूरी जिम्मेदारी जो इक्विटी शेयर होल्डर वो लेते हैं पार्टिसिपेशन का, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको ऐसा अधिकार नहीं दिया जाता है। उसके बाद अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक कंपनी कैन नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर इन ए कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कंपनी जो है उनके पास में उनके कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी प्रेफरेंस शेयर को नहीं माना जाता है। हैंस ए कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म विद प्रेफरेंस शेयर ओनली, कि ऐसा मतलब कि जो कंपनी का जो कैपिटल है वो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ वो प्रेफरेंस शेयर पे ही डिपेंड रह सके। लेकिन कुछ अलग से ऐसे कंपनी हो सकते हैं जहां पर सिर्फ प्रेफरेंस शेयर को ही लिया जाएगा, इक्विटी को इशू नहीं किया जाएगा। लेकिन एक कंपनी में है ओनली इक्विटी शेयर, कि अगर कंपनी के कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर है तो वहां पर इट कैन बी फॉर्म विद इक्विटी शेयर अलोन, तो वो सिर्फ इक्विटी शेयर के बेस पे अपना पूरा लाइफ टाइम काम चला सकते हैं। अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर के बेस पे अपने फ्यूचर तक काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम बात करें ऐसी कंपनी के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर को इशू कर रहे हैं और उन्हीं के बेस पे कैपिटल को ले रहे, तो वो लाइफ टाइम के लिए काम कर सकते हैं, मतलब कि वो लीगली अपने काम को कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर को इशू करके। लेकिन कोई भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर पे ही डिपेंड नहीं रह सकते हैं। उसके बाद अगर हम रिडम्पशन की बात करें तो जो प्रेफरेंस शेयर है उनको रिडीमेबल का ऑप्शन दिया जाता है, आर रिडीमेबल ऑन और बिफोर द, मतलब कि एक जो टाइम ऑफ पीरियड होता है उसके अंडर, जो टर्म ऑफ इशू है उसके अंडर में जो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीमेबल होते हैं, कि वो क्या कर सकते हैं अपने शेयर को रिडीम कर सकते हैं जब चाहे, टाइम से पहले थोड़ा सा उसको रिडीम कर सकते हैं, चाहे उनको लॉस ही क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर की बात करें तो ये इरिडीमेबल होता है, कि ऐसा नहीं है कि कभी भी आके वो बोले कि हमें हमारा शेयर वापस कर दो। उसके बाद में अगर हम लिक्विडेशन की बात करें, आर एंटाइटल टू सरप्लस, और मतलब कि अगर हम एसेट्स की बात करें, कंपनी के एसेट्स की बात करें और सरप्लस की बात करें, लिक्विडेशन का बात करें, तो उस टाइम पे थोड़ा सा जो इनका रूल रेगुलेशन होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल टाइम की बात करें जब कंपनी सही तरीके से चल रही है तो वहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीमेबल हो सकते हैं, लेकिन जो इक्विटी शेयर है वो इरिडीमेबल होता है। हाँ, जो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीमेबल और इरिडीमेबल दोनों टाइप्स के होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पे है कंपनी, क्या उस तरीके के शेयर प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये तो आपने डिफरेंस देख लिया। तो हो सकता है कि आपको बीच में की कन्फ्यूज़न हो कि हमने जब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था तो वहाँ पर इस तरीके का कंडीशन नहीं था। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिपेंड किया जाता है कि क्या जो हमने 8 टाइप के जो प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे, क्या कंपनी उस तरीके के फैसिलिटीज़, उस तरीके के टाइप्स को प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। हो सकता है कि कंपनी 8 टाइप के प्रोवाइड करे, और ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जहाँ पर और कंपनी सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेफरेंस शेयर को और सिंपल इक्विटी शेयर को ही इशू करेंगे। तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, उनके टर्म एंड कंडीशन के ऊपर कि वो किस तरीके के शेयर को इशू करते हैं। लेकिन हम जनरल बात करें प्रेफरेंस शेयर की और इक्विटी शेयर की बात करें तो यहाँ पर दोनों के बीच में ये सारे जो हमने अभी अभी डिस्कस किए, ये सारा जो उनका बेसिक सा डिफरेंस रहता है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर। तो अभी तक हमने दोनों शेयर को डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब कंपनी के द्वारा जो इशू ऑफ शेयर है, मतलब जब शेयर को जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में पहुंचाया जाता है, तो वहां पर कौन से ऐसे स्टेप रहते हैं या कौन कौन से ऐसे स्टेप को उनको फॉलो करना पड़ता है जिसके द्वारा वो कैपिटल को कंपनी के द्वारा इशू को शेयर करने से लेके
कैपिटल को अपने तक लेने का जो काम है, वो पूरा जो प्रोसेस है, उनको हम इसके प्रोसीजर के अंदर डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 5 स्टेप दिखाई दे रहा है जिसके थ्रू कोई भी जो कंपनी है अपने शेयर को इशू करती है। तो सबसे पहले है जो स्टेप नंबर 1 है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, प्रोस्पेक्टस क्या होता है। पहले आप स्टेप देख लो कि जो स्टेप नंबर 1 है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो सेकंड है टू रिसीव एप्लीकेशन, जो थर्ड है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जो फोर्थ है टू मेक कॉल ऑन शेयर्स, और जो 5 है इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो ये 5 स्टेप है जिसके थ्रू जो कोई भी कंपनी है वो शेयर को इशू करते हैं। तो ये हमारे प्रोसीजर के 5 स्टेप। देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इनके बीच में फंक्शनिंग का काम होता है, मतलब किस तरीके से वन स्टेप बाय स्टेप इन सारे काम को कंप्लीट किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्टेप नंबर 1 है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जब कंपनी चाहती है, पहले अपने फिक्स कर लेती है मीटिंग्स के द्वारा कि हम कंपनी के द्वारा पब्लिक के बीच में कितने शेयर को पहुँचाएंगे, कितने शेयर को इशू करेंगे। तो वहाँ पर जब कंपनी इन चीज़ों को फिक्स कर लेती है और पब्लिक के बीच में इस चीज़ को पहुँचा देती है, सूचना को डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पहुँचा देती है, तो ये हो जाता है हमारा प्रोस्पेक्टस। जैसे कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप अपने यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लो कि उनके पास अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग आपके डेट शीट के, आपके रिजल्ट के, तो वो क्या करती है, पहले तो अपना फिक्स कर लेते जो भी उनके बीच में होता है। देन उसके बाद में वो क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट तक इस चीज़ ये जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर देती है। तब हम क्या करते हैं, डेट शीट को चेक करते हैं, अगर हमारा रिजल्ट है तो उसको हम चेक करते हैं। सेम उसी तरीके से जो कंपनी है जब अपने शेयर को जब पब्लिक के बीच में इशू करना हो तो उस इन्फॉर्मेशन को जब डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बिल्कुल सही तरीके से इन्वाइट करती है पब्लिक को के बीच में कि हाँ हम इस तरीके के शेयर को इशू कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको सही लगे तो आप क्या करो, हमारी कंपनी में अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हो हमारे शेयर्स के बीच में। तो ये हो जाता है हमारा प्रोस्पेक्टस जिसमें पब्लिक को इनवाइट किया जाता है एक तरीके से। उसके बाद में अगर जो इन्वेस्टर है, अगर जो कंपनी मतलब जो पब्लिक है वो अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, मतलब कि अगर कोई एग्री हो जाता है कि हाँ हम परचेज करेंगे, तो इस यहाँ पर जो सेक्शन लागू होता है दैट इज 39 सबसेक्शन 1 के अंडर, जो कि कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी पब्लिक को इस चीज़ को लेने का, मतलब कि प्रोस्पेक्टस के द्वारा जो अमाउंट है उसको पे करके जो शेयर है उसके होल्डर बनने का। तो ये हो जाता है हमारा प्रोस्पेक्टस के बाद वाला स्टेप। उसके बाद में जो सबसे स्टार्टिंग में जो अमाउंट को पे किया जाएगा, द मिनिमम अमाउंट इज कॉल्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि सब्सक्रिप्शन के द्वारा वो क्या करेंगे, मिनिमम अमाउंट को कंपनी के पास में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब उनको देंगे। उसके बाद में वो एक तरीके से जो भी उनका स्टेप है उनके अंदर लीगल हो जाते हैं, मतलब कि एलिजिबल भी हो जाते हैं कि वहाँ पर आके अब वो आगे के स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 इन सभी चीज़ों को देखा जाएगा। देन उसके बाद क्या किया जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट है कि इतना होने के बाद में कंपनी में आस्क फॉर द फुल प्राइस ऑफ द शेयर एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन स्टेज, कि स्टार्टिंग में तो आपने मिनिमम प्राइस को दे दिया, आपने मिनिमम अमाउंट दे के आप एग्री हो गए कि हाँ हमें आपका जो शेयर है वो लेना है। देन उसके बाद में कंपनी एक टाइम देती है जहां पर आपको फुल प्राइस को वहां पे देना पड़ेगा, मतलब कि जितने शेयर को आपने खरीदा है आपको फुल अमाउंट को पे करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ तक हमने देख लिया कि कैसे किस तरीके से इनवाइट किया जाता है, फिर जो मिनिमम अमाउंट है वो ले लिया जाता है, फिर उनके बाद में उनको फुल पेमेंट के लिए कहा जाता है। अगर जो शेयर है वो उसको किस्तों पे लेती है जिसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट पे शेयर, तो वहाँ पर अगर अलॉटमेंट पे कंपनी इशू कर रही है तो वहाँ पर उनको कॉल किया जाता है कि अब उनको क्या करना है, अलॉटमेंट के थ्रू, मतलब कि जो अमाउंट है उसको टुकड़ों में, मतलब कुछ कुछ करके किस्तों में उनको प्रोवाइड करना है, देना है। तो ये हो जाता है हमारा अलॉटमेंट के केस में। उसके बाद में क्या किया जाता है, इफ़ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन 13 डेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपने मतलब कि पहले तो आपने एग्री कर दिया कि हाँ हमें आपका शेयर लेना है, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन को प्रोवाइड नहीं किया, पे नहीं किया, तो वहाँ पर प्रोस्पेक्टस के अंडर आप मतलब कि उस बाद में ऐसा आपको हटा दिया जाता है एक तरीके से, कि आप क्या करते हो कि ऐसा मान लिया जाता है कि आप इनके बीच में नहीं आ सकते क्योंकि आपने मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है वो आपने पे ही नहीं किया। तो ये हो जाता है हमारा एक टाइम हो जाता है जो कि 30 डेज का लिमिटेड टाइम रहता है जिसके अंडर आपको मिनिमम अमाउंट को पे करना है।
देन उसके बाद अगर आपने मिनिमम अमाउंट को पे कर दिया तो वहाँ पर अलॉटमेंट के थ्रू फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इसको जारी किया जाता है। मतलब ये जो कॉल्स है ये डिपेंड करता है कि आपका जो मनी है वो कितने किस्तों में लिया जाएगा। मान लो 10,000 का आपने शेयर लिया, आपसे 2-2 हज़ार करके 5 बार लिया जाएगा, तो आपको 5 बार कॉल किया जाएगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जब आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पे कर दिया देन उसके बाद आगे के स्टेप को फॉलो किया जाता है, जहाँ पर आपको अलॉटमेंट के लिए लागू किया जाता है कि आपको अलॉटमेंट के थ्रू उसके अंडर में आपको कॉल किया जाएगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, और इस तरीके से जितने भी किस्त आपको आपके बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1 बाय 1। तो ये तो हो जाता है हमारा पूरा प्रोसेस। उसके बाद में क्या किया जाता है, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है 2 स्टेटमेंट के द्वारा। तो सबसे जो फर्स्ट है, द मेंबर वॉज एट द डेट ऑफ द इशू ऑफ सर्टिफिकेट, कि ऐसे मेंबर जो कि हमारे सर्टिफिकेट के इशू वाले डेट पे मेंबर हो जाते हैं, द होल्डर ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर, कि किसी सर्टेन पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर के मालिक हो जाते हैं। और जो सेकंड होता है, द एक्सटेंड टू विच दे आर पेड अप अमाउंट ऑफ द शेयर, कि जो पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर के जो शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो ये 2 तरीके से सर्टिफिकेट इसके अंडर लागू किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो जितने भी हमने स्टेप देखे 5 स्टेप, इनको फॉलो किया जाता है और जो पूरा प्रोसेस है इशू ऑफ शेयर उसको कंप्लीट किया जाता है। एक बार मैं आपको शॉर्टली एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जो स्टेप नंबर 1 है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जहाँ पर पब्लिक के बीच में इन्वाइट किया जाएगा उनको शेयर को खरीदने के लिए। रिसीव किया जाएगा एप्लीकेशन को, मान लो कोई कंपनी XYZ उसने शेयर को इशू कर दिया पब्लिक के बीच में, आप उसको लेना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एप्लीकेशन करोगे। तो हम एप्लीकेशन को देंगे और जो कंपनी है वो उस एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे, कि वो मान लेंगे कि आप उनके शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार हो। अलॉटमेंट ऑफ शेयर किया जाएगा, जहां पर आपको कॉल्स प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि अलॉटमेंट का जो रूल है वहां पे लागू हो जाएगा। और 4th स्टेप में जाके आपको कॉल किया जाएगा, मतलब कि पर शेयर के लिए अलॉटमेंट के थ्रू आपको कॉल किया जाएगा कि आपका ये वाला किस्त है। थर्ड कॉल किया जाएगा, 4th कॉल किया जाएगा, मतलब जितने भी आपके कॉल्स बनते हैं, जितने भी आपके किस्त बनते हैं। देन उसके बाद में लास्ट स्टेप होगा जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आप उनके शेयर होल्डर बन जाओगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो किसी भी कंपनी के जो शेयर है वो इशू किए जाते हैं और कोई भी व्यक्ति इस तरीके से जो शेयर होल्डर बनता है किसी भी कंपनी का। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, कि पहले तो अब हमने देख लिया कि शेयर कौन से होते हैं और शेयर के टाइप्स भी पढ़ लिया। हमने ये भी देख लिया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इशू किस तरीके से किया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं जब शेयर को इशू किया जाता है उनके मोड्स किस किस तरीके से रहते हैं, उनके टाइप्स कैसे कैसे रहते हैं, प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है, एट पार पे है। तो ये आ जाता है हमारे मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर के अंडर। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि 2 तरीके से किसी भी शेयर को इशू किया जाता है, मतलब कि वैसे तो 3 टाइप्स होते हैं, डिस्काउंट भी होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को मैं स्किप कर दूंगी, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिफाइन करूंगी। अगर गलती से भी कोई भी एक भी स्टेप छूट जाता है तो उसको तुरंत ही हम कवर कर लेंगे। तो सारे को 1 बाय 1 करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे 2 तरीके से बताएंगे, तो पहले इन 2 को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे है इशू ऑफ शेयर एट पार, इसका मतलब ये है कि अगर कोई शेयर 10 रुपीज़ का है तो पब्लिक के पास भी 10 रुपीज़ में ही पहुंचाया जाएगा, उनसे ना तो 1 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा ना तो 1 रुपये कम लिया जाएगा। तो ये होता है हमारा इशू ऑफ शेयर एट पार। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया गया है कि व्हेन ए शेयर इज इशू एट इट्स नॉमिनल और फेस वैल्यू पर, अगर आप जितने रुपए का शेयर है उतने रुपए पे ही अगर कंपनी के बीच में पहुंचा देते हो तो वो कहलाता है आपका शेयर का फेस वैल्यू। अब ध्यान रखना एक एक पॉइंट को, जैसे वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं वैसे इसको भी ध्यान रखना कि फेस वैल्यू किसको कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू किसको कहते हैं। तो फेस वैल्यू का मतलब ये है कि उतने ही अमाउंट वाले शेयर को उतने ही अमाउंट पे आप पब्लिक के बीच में पहुंचा दे रहे हो। तो ये हमारा इशू ऑफ शेयर का एट पार पे। तो जहां पर एग्जांपल के लिए बताया गया कि अगर कोई शेयर जिसका नॉमिनल वैल्यू, जिसका फेस वैल्यू 200 है, इसको इशू भी किया जाता है 200 में ही, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट पार। तो इसके लिए कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो सबसे पहला है ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, कि जैसे ही एप्लीकेशन के लिए मनी हमारे पास आ जाएगा, एज ए कंपनी के तौर पर बात कर रहे हैं हम, कि अगर हमारी कंपनी है, हमारे अंडर इशू ऑफ शेयर के द्वारा एप्लीकेशन मिला है, तो सबसे फर्स्ट जनरल एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पर इंक्लूड किया, यहाँ पर लिखा जाएगा अमाउंट को, जितने भी रुपए का आपका जो शेयर रहेगा।
उसके बाद है जो सेकंड है ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपने 12th और 11th में भी इस तरीके के जो जनरल एंट्रीज है उसको किया होगा कि इस तरीके से किया जाता है कि जब एप्लीकेशन मनी मिल जाता है तो उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री की जाती है दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पर वो वाला अमाउंट लिखा जाएगा विद द एप्लीकेशन मनी और अलॉटेड शेयर ओनली। उसके बाद में क्रेडिट किया जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में जो थर्ड रहेगा अलॉटमेंट वाली कंडीशन, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, कि आपने क्या किया अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस में रुपए दे दिया, कि मतलब कि आपका अलॉटमेंट बनता है, आपके कॉल्स बनते हैं, कुछ किस्त बनती है, लेकिन आप पहले ही एक्स्ट्रा अमाउंट दे देते हो, वहाँ पर क्या हो जाता है अलॉटमेंट के अंडर आ जाता है, जहाँ पर ये एंट्री की जाती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द एप्लीकेशन मनी रिटेन्ड एज अलॉटमेंट मनी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये जो 2 में लिखा हुआ है ये क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, कि अगर आपको एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दिया जाता है इन केस किसी दूसरे केस में, तो वहाँ पर ये एंट्री की जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और उसके बाद में जब कॉल इन एडवांस में किया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, द कंपनी में ट्रांसफर द सरप्लस टू न्यूली ओपनिड अकाउंट। तो यहाँ पर जो भी सरप्लस रहेगा, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा, उसको नया ओपन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कॉल इन एडवांस के अंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 तरीके के कंडीशन रहेंगे। फर्स्ट रहेगा द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉल इन एडवांस, कि ऐसा पहले होना चाहिए कि जो कंपनी है वो कॉल इन एडवांस को एक्सेप्ट कर रही है। देन उसके बाद में सेकंड रहेगा द कंसेंट ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन टेकन आइदर बाय ए सेपरेट लेटर बाय द इंटरेस्टिंग ए क्लोज इन कंपनी प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म, कि ऐसा होना चाहिए सेकंड की जो कंपनी के एप्लीकेशन फॉर्म है, जो प्रोस्पेक्टस है, उसके अंडर में लेटर के थ्रू इस चीज़ को सेपरेट किया होगा। तो वहाँ पर ये जो एंट्रीज है की जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। उसके बाद में अलॉटमेंट मनी अगर मिल जाता है ड्यू डेट पे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और रिसीव किया जाएगा अलॉटमेंट मनी को तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब कॉल्स किया जाएगा शेयर के लिए, जब फर्स्ट कॉल किया जाएगा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब उसके बाद में जब पहले तो हम कॉल करेंगे तो कॉल करने का जो एंट्री की जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब उससे रुपए हमें मिल जाएगा, मतलब कि फर्स्ट कॉल मनी जब रिसीव हो जाएगी तो वहाँ पर हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये कुछ एंट्रीज है जिसको ए बी के अंदर देखा जाता है कि किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। तो ये कुछ एंट्रीज थे जिसके थ्रू हमने देखा कि कंपनी में एट पार पे किस तरीके से किया जाएगा। इसके साथ में एक प्रीमियम और डिस्काउंट भी रहता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही कर लेते हैं। जो हमारा स्टेप है, मतलब कि नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और इसके आगे भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है, तो उसको अपने इसी क्लास का सेकंड पार्ट बना के उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो वैसे तो मैं क्लासेस को थोड़ा सा शॉर्ट करके एक क्लासेस में ही आपके एक लेसन को कंप्लीट कर सकते हो, थोड़ा सा जल्दी करके और थोड़ा सा चीज़ों को कम डिफाइन करके। लेकिन मेरा मोटिव ये रहता है कि थोड़ा सा अगर क्लास एक्सटेंड ही हो जाएगा, मतलब सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट ही बन जाएगा, तो क्या हो जाता है, हमें क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ के चलना है। इस वजह से जो क्लासेस है थोड़े से लेंथी हो जाते हैं और क्लासेस के थोड़े से पार्ट्स बनाने पड़ जाते हैं। तो आई थिंक आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इसलिए लेंथी हो शॉर्ट हो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही करते हैं। जो आगे के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लासेस सही लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि 1 बाय 1 हम सारे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो ये हमारे सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन 1 बाय 1 हम दूसरे सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।